हेलो एवरीवन, टॉप 5000 जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए एडुकेटी के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है, बाबर मंगोल और तैमूरी वंश का था और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर वाज ऑफ मुगल एंड तैमूरी डिसेंट एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। तो आपको पता होगा बाबर जो है मातृपक्ष से यानी माता की तरफ से वह चंगेज खान का वंशज था, चंगेज का वंशज था, और पिता की तरफ से वह तैमूर का वंशज था, तैमूरी वंश का था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, बाबर वाज ओवरथ्रोन बाय शेरशाह एंड लेटर सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन अकबर। बाबर को शेरशाह ने अपदस्थ किया और बाद में उसके पोते अकबर ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो बताना कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा बाबर का उत्तराधिकार बाबर, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, यह जनरेशन था। तो सवाल में कहा गया बाबर को शेरशाह ने अपदस्थ किया, यह गलत है। शेरशाह हुमायूं को अपदस्थ किया था। हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में पराजित करके उसे अपदस्थ किया था। तो सेकंड कथन गलत है, ओनली वन इज करेक्ट, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम इज आर करेक्ट। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ए मनसब इंडिकेटेड बोथ द रैंक जात एंड सैलरी ऑफ ए नोबल। मनसब किसी अमीर के पद, जात और वेतन दोनों को दर्शाता है। तो आपको याद होगा मनसबदारी व्यवस्था जो कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें दो प्रमुख थे। पहला था जात और सवार, दो प्रमुख भाग थे जिसका नाम था जात और सवार। जात क्या होता था, यह व्यक्तिगत पद या वेतन होता था, व्यक्तिगत पद, वेतन, रैंक जो भी कह सकते हैं, तो जात था। सवार था घुड़सवार सैनिकों की संख्या, घुड़सवार सैनिक की संख्या, ठीक है। तो दूसरा पहला कथन तो सही है जिसमें कहा गया है कि अमीर जात और वेतन दोनों को दर्शाता है। सेकंड है, एवरी मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू रिसाइड पर्सनली इन द जागीर हुज रेवेन्यू ही ड्रू। मनसबदार को उस जागीर में व्यक्तिगत रूप से निवास करना आवश्यक था। यह आवश्यक नहीं था, बल्कि मनसबदार अक्सर दरबार में रहते थे या युद्धरत रहते थे, या तो दरबार में होते थे या युद्धरत रहते थे। यह आवश्यक नहीं था, कोई मैंडेटरी नहीं था कि उन्हें उसी मनसब में निवास करना आवश्यक है। तो पहला कथन सही है, ओनली वन इज करेक्ट। अगला सवाल, विच फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वाज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन स्टाइल। मुगल वास्तुकला की कौन सी विशेषता फारसी शैली से प्रेरित थी। ऑप्शन है सपाट छतें और सरल आंगन, बड़े गुंबद और ईवान कक्ष। आपको पता है बड़े गुंबद जो हैं वह फारसी कला से प्रेरित पाए गए हैं। बड़े गुंबद आप देखे होंगे कि जो फारसी मध्य एशियाई शैली है, मध्य एशियाई शैली में बड़े गुंबद का प्रयोग किया गया है। ईवान
ईवान जो है वह 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुला मेहराबदार कक्ष होता था। 3 तरफ से बंद और एक तरफ खुला मेहराबदार कक्ष होता था, जो कि मुख्य रूप से ईरान की शैली से प्रेरित थी। ईरान की शैली से प्रेरित थी। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन? किस मुगल सम्राट ने चारबाग शैली के बागों की शुरुआत की? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो चारबाग शैली, यह शैली बाबर ने लाई थी भारत में। यह मध्य एशियाई शैली है। मध्य एशियाई शैली है। आगरा में बाबर ने चारबाग शैली का पहला उदाहरण पेश किया था आरामबाग में। आरामबाग जो कि चारबाग शैली से प्रेरित था, तो बाबर ने इसे आगरा में बनवाया था। अब चारबाग शैली होता क्या है? तो चारबाग शैली का अर्थ है, चार जैसे बाग होता था उसे 4 बराबर भागों में बांटा जाता था। यह नहर या रास्तों के रूप में होता था, या तो नहर होता था या रास्ता। ऐसा माना जाता है कि यह स्वर्ग के, जन्नत के 4 बागों के प्रतीक के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन विच टू लीडर? हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 नेताओं के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, अकबर और राणा प्रताप, शेरशाह सूरी और हुमायूं, जहांगीर और राणा अमर सिंह। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के साथ, याद रखिएगा, अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। राजा मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इसमें राणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम, राणा प्रताप मुगल सेना का मुगल अधीनता स्वीकार नहीं किए और घायल होकर पहाड़ों में चले गए थे, और वहाँ से उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध को जारी किया। इसमें राणा प्रताप का, याद रखिएगा, घोड़ा था चेतक, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। एक घोड़ा है चेतक जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो राइट आंसर होगा ए, अकबर और राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इश्यू द डिक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठा एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन? किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और वहाँ काफ़ी समय बिताया? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्कन अभियान चलाया था, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। 1681 से लेकर 1707 तक लगभग 26 वर्ष तक दक्कन में अभियान किए थे। अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो दक्कन में औरंगजेब का कड़ा विरोध किया था शिवाजी और मराठा दोनों एक ही है, इनका कड़ा विरोध किए थे। हालांकि 1689 ईस्वी में संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया था, लेकिन फिर भी उसे कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस लंबे अभियान के बाद मुगल साम्राज्य पतन की तरफ चल गया था, उनका खजाना खाली हो गया था। तो बी इसका राइट आंसर है औरंगजेब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वेयर रेफर्ड टू एज शेखजादा और हिंदुस्तानी? मुगल प्रशासन के संदर्भ में शेखजादे या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है मुगल की सेवा करने वाले मध्य एशियाई तुर्क मुल्क के अमीर, वफादारी के कारण ऊंचे पदों पर नियुक्त राजपूत, परवर्ती राजपूत, सफवी ईरान से
भर्ती फारसी प्रशिक्षित अधिकारी या मुगल शासन में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत स्थानीय मुसलमान। तो सिख ज़्यादे या हिंदुस्तानी जो वर्ग थे, ये वे मुसलमान थे जो भारत में पहले से बसे थे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। मुगल शासन में जो भारत में पहले बसे हुए मुसलमान थे, जैसे अफगान भारतीय मुस्लिम परिवार, सूफी संत के वंशज, यह सभी को हिंदुस्तानी या सिख ज़्यादा कहा जाता था। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, मुगल दरबार में 3 गुट काफ़ी चर्चित होते थे। कौन थे? ईरानी, तुर्रानी और शेख जादे या हिंदुस्तानी कह सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। द बैटल ऑफ सामूगढ़ वाज फाउट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंस। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल शहजादे के बीच लड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन है जहांगीर, मुराद बख्श, शाहजहां या दारा शिकोह। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1658 में हुआ था। 1658 में यह उत्तराधिकार का युद्ध था। जिसमें शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके 4 पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच के उत्तराधिकार का संघर्ष था। ठीक है, इसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें औरंगजेब जीता था। औरंगजेब जीतने में सफल हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, दारा शिकोह। विच मुगल इंपीरियर डिड महाराणा प्रताप फेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? हमने पहले ही बताया, अकबर का सामना महाराणा प्रताप से हुआ था। अकबर की तरफ से राजा मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ए इसका राइट आंसर है। हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ राजा डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जमींदार अंडर द मुगल सिस्टम। मुगल व्यवस्था में राजाओं की प्रशासनिक भूमिका जमींदारों से कैसे भिन्न थी? ऑप्शन है जमींदार राजाओं के अधीन कर अधिकारी थे। सेकंड है राजा और जमींदार समान भूमिकाएं निभाते थे। राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्यतः भूमि राजस्व संग्रह करते थे। तो सी इसका राइट आंसर है। राजा की व्यवस्था क्या होती थी? तो राजा स्वायत्त शासक थे जो कि मुगल की अधीनता स्वीकार करते थे। राजा मुगल की अधीनता स्वीकार करते थे। वैसे यह स्वायत्त थे, इनके अपने क्षेत्र में इन्हें स्वायत्त रखा गया था, लेकिन यह मुगल के अधीन थे। जमींदार मुख्यतः भू राजस्व कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेम द मुगल एम्परर नोन फॉर प्रमोटिंग पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर। फारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाला मुगल सम्राट का नाम क्या है? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो फारसी कला के लिए हुमायूं को जाना जाता है। हुमायूं अपने ईरान प्रवास के दौरान सफवी ईरान के बीच शरण लिया था। सफवी ईरानों के बीच इन्होंने शरण लिया था और यहीं से फारसी कला साहित्य को गहराई से सीखा था। फारसी कला साहित्य को गहराई से सीखा था किसने? हुमायूं ने। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है, इसका विस्तार भारत में लाया गया और 2 प्रमुख जो इनके चित्रकार थे, जिसका नाम था मीर
सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद। तो इन दोनों चित्रकारों को भारत से भारत लाया गया और मुगल चित्रकला की नींव रखी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका राइट आंसर है। विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी विस्तृत आत्मकथा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के लिए प्रसिद्ध है? तुजुक-ए जहांगीरी को जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियस है, इसका आंसर होगा जहांगीर, यानी ए इसका राइट आंसर है। तुजुक-ए जहांगीरी, इसमें जहांगीर के प्रकृति प्रेम, न्याय और कलाप्रियता का वर्णन है। न्यायप्रियता और कलाप्रियता का वर्णन किया गया है। जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था। उस्ताद मंसूर काफ़ी प्रसिद्ध थे। उस्ताद मंसूर जो कि पक्षी और फूलों का चित्रकार था। पक्षी और फूल का चित्रकार था। इसके साथ साथ अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकार थे। तो राइट आंसर हो गया ए जहांगीर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन टू होल्ड कंधार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मुगल्स। निम्नलिखित में कौन सा कारण मुगलों के लिए कंधार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है? तो कंधार का भौगोलिक महत्व था। ऑप्शन है, यह सीधा नौसैनिक मार्ग प्रदान करता था, यह धार्मिक तीर्थ केंद्र था, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यह काबुल और हेरात के बीच प्रमुख स्थलीय मार्गों को नियंत्रित करता था और एक सुदृढ़ सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। इट कंट्रोल्ड की लैंड रूट्स बिटवीन काबुल एंड हेरात एंड एक्टेड एज अ फोर्टिफाइड मिलिट्री आउटपोस्ट। तो डी इसका राइट आंसर है। कंधार जो था उसे कहा जाता था कि यह काबुल और हेरात के बीच का प्रवेश द्वार है। काबुल और हेरात के बीच का प्रवेश द्वार है। तो यह भौगोलिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। कंधार के लेकर मुगलों और ईरान के सफवी शासकों के बीच अक्सर संघर्ष होता था। मुगल और ईरान के सफवी के बीच इनका संघर्ष होता था। तो राइट आंसर हो गया डी। What led to the decline of Timurid power in the second half of the 15th century? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूरी शक्ति के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन है, समुद्री व्यापार में बदलाव के कारण आर्थिक पतन, विभाजन के कारण आंतरिक युद्ध। बी इसका राइट आंसर है। तैमूर परंपरा में बंटवारा होता था और साम्राज्य को पुत्रों में बांट दिया जाता था। पुत्रों में बांट दिया जाता था। इससे बार बार उत्तराधिकार के युद्ध होते थे और राज्य कमजोर होता था। ठीक है, जैसे 1405 में तैमूर की मृत्यु हुई थी। 1405 में तैमूर की मृत्यु हुई और उसके वंशज निरंतर युद्ध करते रहे। इसके कारण उनकी एकता टूट गई और उनके राज्य का पतन हो गया। तो बी इसका राइट आंसर है। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क एज एसेस। कथन और कारण के प्रश्न हैं। पहला कथन है, हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और ताजमहल के लिए प्रेरणा बना। ठीक है, हुमायूं टॉम वाज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम एंड इंस्पायर्ड द ताजमहल। जब आप हुमायूं टॉम को देखने जाएंगे तो यह कहाँ है? यह दिल्ली में है। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, जो कि 1570 में बना था। यह पहला मुगल उद्यान मकबरा है जिसे हुमायूं की पत्नी बनाई थी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया था। यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और ऐसा माना जाता है कि यह ताजमहल के लिए प्रेरणा बना था। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, इट इंट्रोड्यूस द चारबाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम मेजुलियम स्टाइल। इसे चारबाग उद्यान विन्यास और दोहरे गुंबद वाली मकबरा शैली का परिचय हुआ था। तो बिल्कुल सही है, इसमें चारबाग शैली का व्यापक प्रयोग हुआ है। चारबाग शैली का व्यापक प्रयोग किया गया।
दोहरे गुंबद की शैलियाँ अपनाई गई, जो बाद में ताजमहल में आप देखोगे कि गुंबद जो दोहरे गुंबद है उसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया गया है। तो इसे ताजमहल की प्रेरणा कहा जाता है, जो कि इस मकबरे की स्पष्ट छाप को दर्शाता है। तो दोनों कथन सही है। राइट आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल आर्किटेक्चर। मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, यह फारसी, इस्लामी और तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। मुगल जो वास्तुकला है इसमें फारसी, इस्लामी के साथ साथ तुर्की शैलियों का भी काफ़ी मिश्रण है, तो पहला कथन सही है। सेकंड है, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल वेयर कॉमनली यूज मटेरियल। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर सामान्यतः प्रयुक्त सामग्री थी। तो आप देखेंगे अकबर के समय सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो कि चुनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। इसका उदाहरण देखेंगे आगरा फोर्ट में, फतेहपुर सिकरी में, तो इन सबों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। वहीं शाहजहां के काल में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और यहाँ सफ़ेद वाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो मुगल वास्तुकला की यह जो दो महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट। What material were the double story gates of पुराना किला प्राइमरली बिल्ड विथ। पुराना किला के 2 मंजिला द्वार मुख्यतः किस सामग्री से बनाए गए थे। हमने अभी अभी बताया पुराना किला जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, पुराना किला जिसने शेरशाह सूरी ने कराया था निर्माण, यह दिल्ली का प्राचीन किला है। इसे हुमायूं ने शुरू करवाया था, हुमायूं ने इसे शुरू कराया था। तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा पुराना किला जो है ऐसा बताया जाता है कि यह पांडवों के इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बना था, पांडवों के इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बना है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। 2 मंजिला प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following Mughal tomb deviate from the typical square हस्त बिहिस्त लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल मकबरा पारंपरिक वर्गाकार हस्त बहिस्त विन्यास से भिन्न है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इत्मादुद्दौला या सफदरजंग का मकबरा। तो राइट आंसर होगा अकबर का मकबरा, जो हस्त बिहिस्त है उससे भिन्न पाया गया है। ठीक है। अकबर के मकबरे में 5 मंजिला पिरामिड का प्रयोग किया गया है, 5 मंजिला पिरामिड का प्रयोग किया गया है। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल जो है वह खुली है और सफ़ेद संगमरमर की जाली से घिरी है। ऊपरी मंजिल खुली है और इस पर सफ़ेद संगमरमर की जाली लगी है। इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है अकबर्स टॉम्ब। Who declared himself ruler and founded the second Afghan empire after defeating the Mughal emperor। मुगल सम्राट को पराजित करने के बाद स्वयं को शासक घोषित करने वाला दूसरा अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दूसरा अफगान साम्राज्य जिसे शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या विलग्राम का युद्ध, कन्नौज या इसे ही विलग्राम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था
और दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बेग होल्ड ड्यूरिंग हुमायूं रेन? हुमायूं के शासनकाल में हिंदू बेग किस पद पर थे? ऑप्शन है राजपूत सरदार, दरबारी विद्वान, प्रांतीय राज्यपाल या आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो हिंदू बेग जो थे वह हुमायूं के विश्वास पात्र में से थे। हुमायूं के विश्वास पात्र थे, ठीक है। उसे प्रांतीय गवर्नर या सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर है। ये प्रोविंशियल गवर्नर या प्रांतीय राज्यपाल के रूप में थे। याद रखिएगा, हुमायूं जो था अपने साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया था। हुमायूं अपने साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया था, और जहां प्रांत में प्रांतीय राज्यपाल हुआ करते थे। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल वेयर प्राइमरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन? पुराना किला। पुराने किले के निर्माण में मुख्य रूप से किन निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया गया था? तो हमने पहले भी बताया है, बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है पुराने किले में, जो कि लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना है, और कहीं कहीं अलंकरण में सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया हुआ है। तो सफ़ेद के साथ साथ लाल दोनों प्रकार के संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन डिड बाबर फर्स्ट कन्क्वायर ड्यूरिंग हिज इनिशियल कैंपेन इन इंडिया? भारत में अपने प्रारंभिक अभियानों के दौरान बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? आपको पता है, बाबर का जो पहला अभियान था वह 1519 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? भेड़ा पर हुआ था, जो कि झेलम के पास है। अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में है, झेलम के पास, ठीक है। तो यह उसका पहला सफल अभियान था। भेड़ा पर जो अभियान था वह बाबर का सफल अभियान था। उसके बाद 5 अभियान किए थे, 5 अभियान किए 1519 से लेकर 1526 के बीच तक, ठीक है। पहले 4 अभियान वह पंजाब क्षेत्र तक ही किया था। फर्स्ट जो 4 है वह पंजाब तक ही किया था। भेड़ा को जीतने के बाद 1526 में पानीपत पर उसने आक्रमण किया था और दिल्ली पर अधिकार किया। तो राइट आंसर हो गया डी, भेड़ा। अगला सवाल, विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग पित्रादुरा एंड द डबल डोम? पित्रादुरा और दोहरे गुंबद को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो याद रखिएगा, पित्रादुरा जो है यह इतालवी तकनीक है, जो कि संगमरमर में रंगीन पत्थर का जड़ाई किया जाता है। संगमरमर में रंगीन पत्थर की जड़ाई की जाती है, फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग ताजमहल में किया गया था। पित्रादुरा का सबसे ज़्यादा प्रयोग ताजमहल में किया गया। दोहरे जो गुंबद है उसका प्रयोग भी ताजमहल में किया गया। तो यह शाहजहां की स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता थी। इसीलिए शाहजहां को वास्तुकार का बादशाह कहा गया है। वास्तुकार का बादशाह कहा गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल वाज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अकबर की सुलह कुल नीति मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन है सैन्य विजय, धार्मिक विशिष्टता, सार्वभौमिक सहिष्णुता या इस्लामी रूढ़िवादिता। तो अकबर की जो सुलह कुल नीति थी वह सार्वभौमिक सहिष्णुता से प्रेरित थी। सी इसका राइट आंसर है। सभी के साथ शांति, सभी के साथ शांति, इस नीति के तहत अकबर ने हिंदू मुस्लिम, जैन, ईसाई और पारसी और ईसाई
सभी को सम्मान दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, और दीन-ए इलाही की स्थापना की, दीन-ए इलाही की स्थापना की, जिसमें इबादत खाना बनाया और सभी धर्मों के विद्वान को बुलाया। तो सी इसका राइट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, अकबर का शासन का प्रारंभ, या हुमायूं की मृत्यु। तो सबसे पहले कौन सा होगा? ग्रैंड ट्रंक निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था जीटी रोड, जिसे कहते हैं, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण 1540 से 45 के बीच कराया था। तो फर्स्ट हो गया ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, तो ठीक है। सेकंड है हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। 1556 में अकबर का शासन का प्रारंभ हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई थी। यह भी 1556 में हुई, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई। तो 1, 3 एंड 2 यानी बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेटर बिकम द मॉडल फॉर एम्परर अकबर कंसोलिडेशन। किसकी प्रशासनिक व्यवस्था बाद में सम्राट अकबर के सुदृढ़ीकरण का मॉडल बनी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या जहांगीर। तो राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। शेरशाह ने भूमि माप, राजस्व का निर्धारण, सैन्य संगठन, डाक व्यवस्था इत्यादि के लिए जाना जाता है। सैन्य संगठन, डाक व्यवस्था, करेंसी, मुद्रा व्यवस्था, इन सबों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह ने इन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। तो टोडरमल ने, जो कि अकबर का वित्त मंत्री था, टोडरमल शेरशाह की भूमि प्रणाली को और विकसित किया था और आईने 10 साला बनाया था। तो सी इसका राइट आंसर है, शेरशाह सूरी। द ताजमहल वाज इंस्पायर्ड बाय विच फेमस मॉन्यूमेंट। ताजमहल किस प्रसिद्ध स्मारक से प्रेरित था? हमने पहले ही बताया था, हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, जो कि ताजमहल का प्रेरणा स्रोत था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुई थी? 1526 में। विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मुगल प्रोविंशियल कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं था? ऑप्शन है लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर या बिदर। ठीक है, कौन सा राजधानी नहीं था? तो राइट आंसर है बिदर। मुगल की जो राजधानियां प्रमुख थी उसमें था लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर, यह सभी जो थी। अजमेर जो था वह राजपूताना था, लाहौर पंजाब में था, और इलाहाबाद सूबे में था। विदर जो था वह बहमनी सल्तनत की राजधानी थी, यह बहमनी सल्तनत की राजधानी थी, और यहाँ बरिशाही वंश का शासन था। तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी सभी मुगल राजधानी थी, तो डी बिदर इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट इन इंडिया। दिल्ली में लाल किले के निर्माण के लिए कौन सा मुगल सम्राट उत्तरदायी था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो लाल किले का निर्माण कब हुआ था? 1638 से 1648 के बीच शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था।
शाहजहां ने लाल किले का निर्माण शुरू किया था और यमुना नदी के किनारे नई राजधानी शाहजहानाबाद बनाया था। नई राजधानी बनाया था शाहजहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। पुरानी दिल्ली, याद रखिएगा, इसमें भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। जो किले की बाहरी दीवारें हैं वह लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। तो निर्माण इसके शाहजहां ने कराया था। सी इसका राइट आंसर है। विच मुगल रूलर वाज रेफर टू एज इंसान कामिल और परफेक्ट मैन? किस मुगल शासक को इंसान कामिल या परफेक्ट मैन कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इंसान कामिल की उपाधि अकबर के जो दरबारी विद्वान थे, सूफी संत थे, उन्होंने दिया था। तो यह अकबर को दिया गया था। ये इसका राइट आंसर है। अकबर की कुछ विशेषताएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अकबर अनपढ़ होते हुए भी वह बुद्धिमान था असाधारण रूप से। धर्म दर्शन कला के साथ साथ सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया, इसलिए इसे परफेक्ट मैन कहा जाता था। दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में, जो कि सभी धर्मों के सार के रूप में बनाया गया था, जो कि एक परिपूर्ण मानव की छवि को दर्शाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। तो यह था एडुकेटी के हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य का यह फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।